तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, तो हम लोग 2 वर्षों है ना, 2 वर्षों या अधिक की स्थिति में वस्तु समूह के लिए सरल निर्देशांकों की रचना। तो यहाँ से ना एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये सब पूछा गया था। आपको ये पूछेगा कि ना सरल मूल्यानुपात रीति से इंडेक्स नंबर निकालिए बोलेगा, है ना। तो सरल मूल्यानुपात माध्य बोलेगा, इसका मतलब क्या करना है आपको, सीधा सीधा ये कोई फॉर्मूला इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, तो इसका मतलब क्या, आपको जो P1 हुआ है ना, आपका करेंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100 करना है, और इस वैल्यू क्या निकालना है, समेशन करना है, डिवाइड बाय एन करना है। या फिर इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको आर से इंडिकेट करते हैं ना, ये आर से इसको इंडिकेट करते हैं। आर बराबर क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, निकालेंगे, सबके इंडिविजुअल सबका समेशन कर देंगे, और जितना टोटल नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे ना। तो इस प्रकार ये निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बोलते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार के निर्देशांकों की रचना के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु के लिए मूल्यानुपात ज्ञात करने होते हैं। इसके लिए चालू वर्ष के मूल्य में आधार वर्ष के मूल्य को भाग देकर 100 से गुणा करते हैं, है ना। बस फॉर्मूला इसमें याद रखना है ना। ये मतलब क्या होगा, सीधा ये फॉर्मूला होता है ना। इसको होते सरल मूल्यानुपात माध्य रीति, है ना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, है ना। प्राइस रिलेटिव मेथड आपको इंग्लिश में ये दिखेगा आपको, प्राइस रिलेटिव मेथड। तो एग्जांपल समझते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, calculate the index number for 1995 on the basis of price 1991 from the following data। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो डाटा दिए हुए हैं ना, 1991 का और 1995 का दिया हुआ है, इसकी कीमत दिया हुआ है ना, ब्रिक्स का, टिम्बर का, प्लास्टर बोर्ड, बालू, सीमेंट सबका दिया हुआ है। अब हमको इसमें विशेष क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे ये P0 दिया हुआ है आपको, है पहला वाला, ये क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा, ये बेस ईयर, और ये करेंट ईयर रहेगा ये, ठीक है। सबसे पहले हमको आर निकालना है ना, P1 अपॉन P0। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट इंडेक्स नंबर दे दिया है ना, लेकिन एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, आपको ये वैल्यू दी रहेगी। हाँ, आपको ये प्राइस रिलेटिव मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, इस ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये P1 होगा, है ना, और ये P0, तो इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो वैसे सब ईयर के लिए निकालते जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और उसका ये n कितना है, यहाँ पे n 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सीधा वैल्यू निकल गया, कितना है 147। इसका मतलब पिछले की तुलना में कितना वृद्धि हुई है, 47% वृद्धि हुई है ना, हम ये बोल सकते हैं। और जो दूसरा होता है ना, इसको बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड, ठीक है। तो जो सिंपल एग्रीगेट मेथड होता है, इसमें क्या करना है, सीधा समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, ठीक है, और इंटू 100 कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा इसमें। तो सरल समीकरण विधि या फिर सिंपल एग्रीगेट मेथड बोलेंगे, तो हमको ये करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको याद रखिएगा, ये दो चीज आपके लिए काम के हैं। तो P1 P0 क्या आपको पता है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ दिया हुआ है। हाँ, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से सरल समीकरण कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना। ये आपको इकाई के रूप में दिया रहेगा, एक चीज कितने मिलेगा, 1 किलो, और है ना 1 kg, वन, है ना, अलग अलग चीज है, एबीसीडी कमोडिटी है, उसका प्राइस दिया है आपको, है ना। ये 1 किलो दिया है, 1 दर्जन, 1 लीटर, और सबका ये अलग 87 में इसका प्राइस दिया है, और ये 1991 का सेम चीज का, ठीक है। तो इसको क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0। तो इसका पहले क्या निकालेंगे,
ये P0 का समेशन निकालेंगे और P1 का समेशन निकालेंगे और दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो ये बहुत इजी है ये, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे और सीधा ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वृद्धि जो हुई है सब में 7.7% वृद्धि हुई है ना। 100 को हटा देंगे पर 100 अपना बेस मान के चलते हैं। तो ये तो आपका सिंपल हो गया ना। अगर इसी में हम लोग वेटेड की बात करते हैं ना, भारित निर्देशांक, भारित में कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बस डब्ल्यू को इंटू हो जाएगा इसमें ना। अब इसके सामने जो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है ना, या फिर भारित माध्य मूल्य अनुपात है, तो आर अपॉन एन था। अब उसकी जगह में क्या होगा, ये यहाँ पे आर में डब्ल्यू का इंटू हो गया है और यहाँ पे एन की जगह में यहाँ पे डब्ल्यू आ गया है। बस ये फर्क है यहाँ पे। और बाकी जो हम लोग पुराने देखे थे ना, मूल्य अनुपात विधि या फिर एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वो सेम चीज है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, वेट आ गया है। तो देखिए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। तो ये आपको क्या दिया, अलग अलग कीमत दी दिया। 1990 का कीमत है ये और 1995 का कीमत है और उसका एक भार दे दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग आर निकालते इसमें है ना। तो आर के लिए क्या P1 अपॉन P0 होता है ना। तो ये P1 इधर है और P0 इधर है। तो अब इसको क्या P1 अपॉन P0 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे ना। और ये जो भी वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, इसके साथ में हम लोग डब्ल्यू को इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये भार दिया हुआ है, इसका हम लोग इंटू कर दिए इसके साथ में, ठीक है। जो भी वैल्यू है उसको हम लोग ऐड कर दिए और डब्ल्यू को ऐड करने पे कितना आ गया, 10 आ गया है। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गया, आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो पिछली बार जो किए थे सेम है आपका, है ना। P1 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, P1 अपॉन P0 ही किए थे, है ना। बस यहाँ पे W का इंटू किए हैं, है ना। और बिना वेट वाले में क्या करते हैं, डिवाइड बाई सीधा n कर देते हैं हम लोग, है ना। ये जो वैल्यू आती है इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई n कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब वेटेड आ गया तो वेट से इंटू करेंगे इसको, है ना। वेट से यहाँ पे इंटू किए हैं और डिवाइड बाई समेशन ऑफ W कर दे हैं। W का है आपको ये 10 है ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वेटेड आ गया, सेम चीज है ये। जहां भी समझ में तुरंत आप लोग मैसेज करना है ना, और तुरंत बोल सकते हो आप लोग। और ये सेकंड आपका एग्रीगेशन प्राइस मेथड ना, भारित समूह मूल्य विधि। इसमें भी ये है कि जो पुराना हम लोग किए थे ना, पुराना जो था वो ये था, है ना, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। अब इसके पास W को इंटू कर देना है, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये वेटेड एग्रीगेट प्राइस मेथड निकल जाएगा ये, है ना। इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपको क्या दिया, अलग अलग वस्तु दिया हुआ है ना, इसका वेट दिया हुआ है और इसका मूल्य दिया हुआ है 1991 में और 1995 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो वैल्यू है हम इसमें इंटू कर देते हैं पहले। ये जो P01 है इसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेट का इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम दोनों को इंटू करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। उसको फिर टोटल कर लेंगे, है ना। और सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1995 वाले वैल्यू के साथ में वेट को इंटू कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। फिर दोनों का समेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल गया, सीधा सीधा आपका भारित सामूहिक निर्देशांक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 138.39% क्या होगा, प्राइस में वृद्धि हुई है। इसका हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना। इसमें 100 को माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि 100 क्या होता है, जस्ट लाइक परसेंटेज होता है वो। तो उसको हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज कराएगा वो। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अदर वेटेड इंडेक्स है ना। तो उसमें अदर वेटेड इंडेक्स में ये सब आता है, लेस्पियर आता है। तो लेस्पियर क्या करता है, तो ये भी क्या आपका वेटेड इंडेक्स है, तो इसमें जो वेट है वो अलग अलग होता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे लेस्पियर में क्या बोलते हैं, लेस्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा Q0 को दोनों वर्ष के लिए भार माना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये आपका सेम है, ये जो है ना, इस सब में सेम रहेगा, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0। तो यहाँ पे क्या वेट आपका क्या बढ़ गया है, इसको वेट ले लिया गया है ना। एक मिनट,
तो दोनों में क्या कर दिए, Q0 को इंटू कर दिए हैं, है ना। तो लेस्पेयर में आप ये ध्यान रखना कि आधार वर्ष की मात्रा Q0 को दोनों वर्ष के लिए भार माना है, इसको हम लोग वेट की जगह में इंटू कर दिए हैं, ठीक है। और ये क्या आपका कीमत निर्देशांक है, और इसका मात्रा निर्देशांक बोलेंगे तो क्या होगा ये, अब ये क्वांटिटी हो जाएगा प्राइस की जगह में, ठीक है। तो ये जाएगा Q1 अपॉन Q0 होगा ये, है ना। और इसके जगह में क्या होगा, यहाँ पे Q0 भार बना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 बन जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये जहाँ P1 P0 था, यहाँ पे Q1 Q0 हो जाएगा, और Q0 Q0 की जगह में P0 P0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीमत निर्देशांक बोलते हैं इसको, है ना। ये कीमत निर्देशांक है लेस्पेयर का, और ये क्या आपका ये मात्रा है, ये है ना, क्वांटिटी बोलेंगे इसको, है ना, क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछ क्या आ रहा है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बस फॉर्मूला इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं हम लोग, निम्नलिखित आंकड़ों से लेस्पियर सूत्र का प्रयोग करते हुए भारित मात्रा सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मात्रा सूचकांक निकालना है, ठीक है। तो ये 85 का क्या दिया आपको, क्वांटिटी दिया हुआ है ना, 85, 1990 एंड 1991, इस आपको क्वांटिटी दी है, उसका प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो 85 का क्या बनेगा, ये Q0 बनेगा, है ना, ये आपका आधार बनेगा ये, ठीक है। तो इसको Q0 बोलेंगे, और फिर 1991 में Q1, और क्वांटिटी में वृद्धि हुई है ये, ठीक है। तो 1991 दो जगह है आपको, प्राइस इंडेक्स, एक कहीं पे थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक है यहाँ पे, 15, 16 एक यहाँ ठीक 3 जगह दिए, Q1 Q0 दिया हुआ है, ये Q0 Q1 और Q2 3 दिया है, और यहाँ पे 85 को P0 लिया है इसको, ठीक है। तो सिर्फ हम दो कोई इसमें ध्यान रखेंगे, तो Q0 P0 करेंगे, और Q1 P0 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, LQ1 निकालना है। तो ये LQ1 क्या होगा, Q1 अपॉन Q0 और P0 P0 होगा। तो ये वैल्यू हम लोग क्या से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, समेशन है ये, ठीक है। और अगर LQ2 निकालना है तब उसके लिए हम ये निकालेंगे, और उसके लिए फिर बेस ये हो जाएगा, नहीं बेस तो यही होगा आपका 85 वाला ही। तो Q2 P0 और Q0 P0, तो यहाँ पे जो P0 P0 वो दोनों में आपका सेम रहेगा, और ये Q2 अपॉन Q0 होगा, ये जो इंडेक्स लेस्पियर का है ना, L मतलब लेस्पियर है ये, Q मतलब क्वांटिटी इंडेक्स है ये, ठीक है। तो 01 आप बस अभी 01 को ध्यान रखिए, ज्यादा देखेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, बस इसको ध्यान देखिए आप, है ना, आपका फॉर्मूले में है, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। और LQ2 निकालना है, तो बस ये हाँ ठीक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, LQ2 निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पाशे का है ना, तो बस इसमें फॉर्मूला बस चेंजेस है। इसमें क्या, इस विधि के अंतर्गत चालू वर्ष तथा आधार वर्ष दोनों के लिए चालू वर्ष की मात्रा को भार माना है। तो यहाँ पे जो भार है वो क्या है आपका, ये है। तो वहां पे क्या था आपका Q0 Q दोनों में, अब यहाँ पे क्या है, Q1 है, बस यही फर्क और कुछ नहीं है इसमें। और इसी का अगर हमको क्या निकालना है, मात्रा निर्देशांक निकालना है, तो ये है ना, P1 P0 जगह में क्या आ जाएगा, Q1 Q0 हो जाएगा, और Q1 Q1 की जगह में P1 P0 हो जाएगा, जस्ट उल्टे हो जाएंगे सभी। तो आप एक को याद रखिएगा ना, ये प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी वाला जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। और वैसे मार्शल एडवर्ड्स का जो है, उसने क्या किया है कि जो क्वांटिटी है ना, चालू वर्ष का और करेंट वर्ष का, दोनों का उसने क्या कर लिया, माध्य निकाल लिया है, और उसको उसने क्या बना लिया, वेट बना दिया, है ना। तो यहाँ पे अब क्या आ गया है, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, और ये Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऊपर नीचे ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है।
ठीक है, तो ये इसका निर्देशांक है। तो बस इसको याद रखिए कि इसने क्या किया, एवरेज किया है ना, मार्शल एडवर्ड्स ने Q0 और Q1 का एवरेज को वेट माना है। ठीक है, और डेरिवेटिव्स ने क्या किया है, इसने समांतर माध्य निकाल लिया है, इसके अंतर्गत लेस्पियर तथा पास्से के सूत्रों का समांतर माध्य लिया है ये, तो उनके फॉर्मूला को याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को ले लिया, इसका 1/2 कर दिया है। ठीक है, तो इसने क्या, डर्विश बॉले ने क्या किया, इसका समांतर माध्य निकाल दिया है, और फिशर ने क्या कर दिया है, गुणोत्तर माध्य निकाल दिया है ना। तो ये लास्पियर और पासे का क्या, ये गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिक मीन है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और तो इसको ना आदर्श सूचकांक माना जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये ना गुणोत्तर माध्य से बना हुआ है। ठीक है, मैंने बताया गुणोत्तर माध्य जो अच्छा माना जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल है ना, इसको इसको शर्तों को पूरा करता है ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, आइडियल इंडेक्स माना जाता है। और ये टाइम रिवर्सल क्या होता है और फैक्टर रिवर्सल क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, और एक है कैली मेथड है ये, है ना। तो कैली क्या करता है, सिंपल क्यू की वैल्यू ले लेता है यहाँ पे। ठीक है, ये कैली मेथड है ये। तो इस विधि में आवश्यकता के अनुसार आधार वर्ष या चालू वर्ष को प्रमापित मानकर उनकी मात्रा या दोनों की मात्रा को औसत भार दिए जाते हैं। इस सूत्र में क्यू लिखा जाता है केवल ना, Q0 या Q1 का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में देख सकते हैं। तो ये सब ये क्या है, आपका क्वांटिटी है ये, और ये अलग अलग ईयर दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये P0 हो जाएगा है ना, 1995 के P0, और Q से हमने यहाँ पे इंटू कर दिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे P1 है 96 के लिए, फिर यहाँ पे सबसे हमने Q से इंटू कर दी थी, ये वाली इसको हम लोग क्या ले लिए, इसको Q ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम सबसे इंटू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 1996 लिए क्या हो जाएगा, P1 P0 और Q, और Q तो लगेगा ही। ठीक है, 1996 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, डिवाइड करने से आपको ये वैल्यू आ रही। अब 1997 के लिए लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये सब क्या निकल जाएगा, कैरी का निर्देशांक निकल जाएगा। ये उत्क्रमणिकता क्या होती है, तो यहाँ बहुत बताइए आप लोग। यहाँ तक सब क्लियर है। रिवर्सी कम
P01 इंटू P10 दोनों का गुणनफल कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपना प्राइस इंडेक्स है, इसमें है ना एक को बेस मान रहे हैं और दूसरे को चालू वर्ष, है ना। और इसमें पहले वाले को बेस मान रहे हैं, दूसरे को चालू वर्ष मान रहे हैं, तो दोनों का जो इंटू होना चाहिए वो कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि यदि किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर किसी अन्य वर्ष का मूल्य निर्देशांक निकाला जाए और फिर उसी रीति से दूसरे वर्ष को आधार वर्ष मानकर पहले वर्ष का निर्देशांक निकाला जाए, तो दोनों निर्देशांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, है ना, मतलब गुणा करेंगे तो 1 आएगा, है ना, जिसको टाइम रिवर्सल बोलते हैं। और सेकंड है फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है कि P01 ना और Q01, है ना, ये दोनों की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P2 Q0। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिर रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि यदि मूल्य और मात्रा में परस्पर परिवर्तन करें, है ना, तो यदि मूल्य और मात्रा में परस्पर परिवर्तन करें, अर्थात मूल्य के स्थान पर मात्रा और मात्रा के स्थान पर मूल्य रखकर निर्देशांक बनाएं, तो निर्देशांक का गुणनफल चालू वर्ष के कुल मूल्य तथा आधार वर्ष के कुल मूल्य के अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो अल्टीमेटली इसी की बात हो रही है, इसको बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं। और ये दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, उसको आदर्श गुणांक बोलते हैं। तो पहला तो इसी को रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपका रिवर्सल टेस्ट के अंतर्गत आता है, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। ये पहला टेस्ट रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होती है और होता है टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, जैसे P01 है ना इंटू P12 अप टू ऐसे चलते रह रही है, और Pn0 है ना, तो ये जो लास्ट जो बेस था, है ना, उसी का आधार पे जो सबसे लास्ट का वैल्यू है उसका हम क्या निकाल देते हैं, इंडेक्स निकालेंगे। तो ये सबका जो टोटल वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन रूप है ये सर्कुलर टेस्ट, है ना। फिर बहुत सारे वैल्यू आते हैं, सिर्फ केवल 2 वैल्यू आते हैं, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं, फिर इसको चक्रीय परीक्षण बोलते हैं इसको। चक्रीय परीक्षण। चक्रीय परीक्षण क्या बोलता है कि समय तत्व उत्क्रमता परीक्षण के अतिरिक्त निर्देशांकों का एक और परीक्षण है, वह चक्रीय परीक्षण। यह समय उत्क्रमता कई विस्तार है, इसमें बताइए क्या है, इसी के समय का विस्तार है ये, है ना। इस परीक्षण के अनुसार यदि 0 आधार वर्ष पर एक वर्ष के लिए निर्देशांक बनाया जाए, दूसरा वर्ष 1 को आधार मानकर बनाया जाए और 2 के लिए निर्देशांक बनाया जाए, तीसरा 2 को आधार मानकर, है ना। और इस प्रकार जो लास्ट वाला है वो पहले के है ना, जो पहले के बेस पे लास्ट वाले को आधार मानकर निर्देशांक बनाते हैं, तो उनका जो सबका गुणनफल 1 होना चाहिए, है ना, वो बोलता है ये। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 और फॉर्मूला जो है बढ़िया उसको बता देता हूं इसी में ही। तो टेस्ट इसका बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, और कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स,
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है ना, वह निर्देशांक जो कीमतों के परिवर्तनों का उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को आकलन लगाता है ना। ये वो इंडेक्स होता है जो कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस होते हैं, उसका इफेक्ट कंज्यूमर पे जो पड़ता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसको जो निकालते हैं, तो एक निकालते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड द्वारा निकालते हैं। बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये P01 समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100 पे एक्स। और एक है बजट मेथड, कहाँ गया, हाँ फैमिली बजट, एक है फैमिली बजट, या फिर इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो इसको निकालने का इसके लिए फॉर्मूला है तो ये बस वेटेड मेथड ही है ये इंडेक्स नंबर इसका होगा समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, जहां पे आर बराबर है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, आपका फैमिली बजट वेटेड मेथड किसके लिए निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए निकालते हैं। इसको दो तरीके से निकालते हैं, तो इसमें बस इतना ही देखना है। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, और इसके फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, कभी कोई फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने के लिए भी आपको दे देगा। ठीक है, सीधा जी आया समझ में, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग है ना, आप थोड़ा लेट में ज्वाइन किए तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पे कुछ भी आपको लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं ना, मैं उसमें आपको क्लास भी ले दूंगा, आपको जैसे लगेगा तो किसी भी टॉपिक पे। ठीक, फिर खत्म करते हैं।